हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया, जिसमें हमने किया न्यू की डिमांड है जो 1970 में आती है, क्योंकि इस टाइम जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको लगता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं इसका एक ही कोज है, वो है डेवलप्ड कंट्रीज। वो क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेस ले रही हैं एंड पूरी मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, जिस वजह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तो उनकी हर एक प्रॉब्लम का कोज कौन था? डेवलप्ड कंट्रीज। इसीलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डिमांड करती हैं एक नया ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर हो जिसमें डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं इनकी भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ये तो बहुत ज्यादा डेवलप कर गई, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसीलिए न्यू है इसकी डिमांड होती है, जिसको हम कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आज हम इस सेशन में करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड ऑफ न्यू। जो न्यू की डिमांड है इसकी क्यों की जाती है, जिसको हम कॉजेस ऑफ अमर्जेंस ऑफ न्यू भी कहते हैं। किस वजह से न्यू है वो अमर्ज में आता है। तो फर्स्ट वन इज वाइड एंड वाइडनिंग गैप बिटवीन द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ एंड साउथ की कंट्रीज थी इनमें जो गैप था, इनकम गैप था, इनक्वालिटीज थी, रिसोर्सेज की कमी थी, ये गैप बहुत ज्यादा था। ये गैप पहले से ही था, लेकिन टाइम के साथ ये गैप है, ये गैप इंक्रीज होता जा रहा था। इसीलिए जो डिमांड है न्यू की वो आती है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो नॉर्थ है, नॉर्थ कौन सी कंट्री थी? जो डेवलप्ड कंट्री थी, जैसे यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, इन कंट्रीज की बात करती है। और साउथ कंट्रीज कौन सी थी? जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता था। तो जे साउथ की कंट्रीज बन जाती हैं। तो इन जे कंट्री बहुत ही ज्यादा पुअर कंट्रीज थी, जे डेवलप कर रही थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो इस तरह इनमें गैप इंक्रीज हो रहा था, जिस वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस की डिमांड की जाती है। तो इनमें जो गैप है हम इसको एक छोटी सी टेबल के थ्रू देखते हैं, किस बेसिस पर हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री और वी आर टेकिंग हियर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो हम वैल्यूज ले रहे हैं इन परसेंटेज ले रहे हैं। जो पॉपुलेशन थी डेवलप्ड कंट्री में ओनली ऑन 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो रहती थी। जे पॉपुलेशन, जे क्राइटेरिया, जे टेबल 1970s के अराउंड का है। तो वहां पर 22% पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्री की थी और 78% पॉपुलेशन थी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहती थी। और उसके बाद आता है एनर्जी यूज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो एनर्जी कितनी यूज करी थी? पूरे वर्ल्ड के 73%, पॉपुलेशन 22%, लेकिन एनर्जी यूजेस कितनी थी? 73%। एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की 27% थी जो एनर्जी यूज कर रहे थे। और इसके अलावा जितने भी अदर रिसोर्सेज थे इन पर भी किसका कंट्रोल था? डेवलप्ड कंट्रीज का था। 88% जो रिसोर्सेज थे वो डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर रही थी एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज 12% यूज कर रही थी। कंट्रोल ओवर इनकम, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जे वर्ल्ड की 85% इनकम के ऊपर कंट्रोल करती थी एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अप्रोक्सीमेट 15% इनकम पर कंट्रोल कर रही थी। इस तरह इनमें बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये गैप है ये रिड्यूस नहीं हो रहा था और भी ज्यादा वाइड हो रहा था। प्रॉब्लम तो यही थी कि जो रिच नॉर्थ की कंट्रीज हैं इनके पास मीन्स थे, रिसोर्सेज थे, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, जो एजुकेशन को स्प्रेड कर सकती थी। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी इनके 2/3 पॉपुलेशन थी पूरी तरह से बैकवर्ड थी, जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम्स का मील भी नहीं था। स्टारवेशन थी, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस तरह ये गैप और इंक्रीज होता जा रहा था। तो रिच कंट्रीज हैं वो साउथ की कंट्रीज की हेल्प नहीं कर रही थी।
तो रिच कंट्रीज ऑफ नॉर्थ वर स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको भी कैप्चर किसने किया हुआ था? नॉर्थ की रिच डेवलप्ड कंट्रीज ने किया हुआ था। UNCTAD and GATT have failed to control this ever growing gap। जो जे गैप था, जे गैप इंक्रीज होता जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पर। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है, गैट है, इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जे फेल हो चुके थे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनके कंट्रोल को कंट्रोल कर सके। जो जे मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं इसके ऊपर लिमिटेशंस इंपोज कर सके। इस तरह जे गैप इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो डेवलपिंग नेशन थी वो जो डिमांड कर रही थी कि हमको भी अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने का, नेचुरल रिसोर्सेज है इनको फुल यूटिलाइज करने का राइट मिलना चाहिए, हमको भी डेवलपमेंट करनी है। इसके लिए जो इकोनॉमिक ऑर्डर है इसमें चेंजेस की जरूरत थी। नंबर 2, लेसर रोल ऑफ साउथ इन द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। जो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही थी इसमें साउथ की कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत ही ज्यादा कम रोल था। मीनिंग इंटरडिपेंडेंस, नॉर्थ की कंट्री साउथ पर, साउथ की कंट्री नॉर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती थी? डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती थी। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज थी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, नई टेक्निक है, इसके लिए किसके ऊपर डिपेंड करती थी? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती थी। इस तरह मार्केट में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इसमें भी एडवांटेज किसको मिल रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज को मिल रहा था। डेवलप्ड कंट्रीज की जो प्रोस्पेरिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? जो डेवलपिंग नेशन है इनकी परचेजिंग पावर के ऊपर ही डिपेंड करती थी। डेवलप्ड कंट्रीज परचेज रॉ मटेरियल एंड सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टू द डेवलपिंग नेशन। इस तरह नॉर्थ एंड साउथ की कंट्रीज हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज गेटिंग डेवलप्ड टेक्निक्स, इकोनॉमिक असिस्टेंस एक्सेट्रा टू डेवलप्ड कंट्रीज। वो डेवलप्ड कंट्री से ये सब कुछ लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्निक है इनको डेवलप कर दिया था। उस टाइम डेवलप कंट्रीज स्पेस पर भी पहुंच चुकी थी, तो वो चाहती थी नई टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की वो हमको मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक असिस्टेंट चाहिए था, वो भी डेवलप कंट्री से ही लेती थी। एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर बिकमिंग मोर रिच डे बाय डे। डेवलप कंट्रीज है वो जो डेवलपिंग कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज है इनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, यूज कर रहे थे, इस तरह वो रिच हो रहे थे। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी अपने नेचुरल रिसोर्सेज क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री की जो टेक्निक्स थी बहुत ज्यादा बैकवर्ड टेक्निक्स थी, जिस वजह से वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। तो जो डेवलपिंग कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका एडवांटेज किसके पास था? डेवलप्ड कंट्री के पास था। इस तरह ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एडवांटेज किसको मिल रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज को मिल रहा था। नंबर 3, न्यू कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ ओवर द साउथ। अब जो कंट्रीज थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जे क्या थी? अब जे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी, लेकिन जे इंडिपेंडेंस कैसी थी? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी। इसीलिए कॉलोनियल रूल है वो खत्म हो गया। तो कॉलोनियल रूल की जगह एक नई टर्म है वो यूज की जाने लगी, न्यू कॉलोनियलिज्म। अब न्यू कॉलोनियलिज्म जिसमें इकोनॉमिक कंट्रोल है वो किसके पास था? डेवलप्ड कंट्रीज के पास था, नॉर्थ के पास था। तो डेवलपिंग कंट्रीज वर इंडिपेंडेंट ओनली पॉलिटिकली एज स्केर्सिटी ऑफ गुड्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उनके पास तो जो एसेंशियल गुड्स हैं यह भी कम थे, इसीलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अपनी नेसेसरी गुड्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी। इस तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज थी दे कंट्रोल द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिक एंड पॉलिसी मेकिंग। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको कंट्रोल कौन कर रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज कर रही थी। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, लेकिन मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल कौन कर रहा है? डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं। तो जे न्यू कॉलोनियलिज्म के अंडर आता है थ्रू
फॉरेन एड, मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, इस तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको डिफरेंट असिस्टेंस दी जाती थी जिससे वो उनके अंडर ही रहती थी। तो कॉलोनिज्म खत्म हो गया, न्यू कॉलोनिज्म का एरा था वो स्टार्ट हो चुका था। इस तरह जो डेवलपिंग नेशन थी वो चाहती थी न्यू कॉलोनिज्म है इसको भी खत्म किया जाना चाहिए। नंबर 4, एक्सेसिव एंड वन साइडेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्ल्ड्स इनकम एंड रिसोर्सेज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो भी वर्ल्ड की इनकम थी, रिसोर्सेज थे, इसकी एक्सप्लॉयटेशन करी थी और इसका एडवांटेज ओनली एंड ओनली डेवलप्ड कंट्रीज को मिल रहा था, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी इनका फुल कंट्रोल था ऑन द रिसोर्सेज ऑफ पुअर कंट्रीज। अगर एक कंट्री पुअर है, मैं उसकी हर टाइप हेल्प कर रही हूँ, उनको इकोनॉमिक हेल्प कर रही हूँ, फॉरेन हेल्प कर रही हूँ, मिलिट्री हेल्प कर रही हूँ, क्या मैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं करूंगी? ऑब्वियस है, सभी के सभी मटेरियल मेरे पास ही होगा, उसका एक्सेस मेरे पास होगा। इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती थी, पुअर नेशंस को एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन यूटिलाइज कौन कर रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज कर रही थी। एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो क्या करती थी, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से रॉ मटेरियल परचेज करती थी अपनी मर्जी के रेट पर करती थी, बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेती थी। एंड इस तरह जो आर्बिट्रेरी फिक्स था प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, इस तरह क्या हो रहा है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की हर तरफ से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जब एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, पुअर कंट्रीज के पास है, इनकम रिसोर्सेज कैसे इंक्रीज होंगे, इसीलिए वो रिड्यूस हो रहे थे एंड रिच कंट्रीज हैं डे बाय डे रिच होती जा रही थी। एंड इस तरह जो एक्सप्लॉयटेशन था सिर्फ जहां तक रॉ मटेरियल तक ही लिमिटेड नहीं था, जब उनसे हम इकोनॉमिक एड लेते थे थ्रू वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन पर, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उस पर हमको कंडीशनल लोन मिलता था, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। इस तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज थी इनका कंट्रोल था जिससे हमको छुटकारा चाहिए था। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसको चेंज करने की जरूरत थी। नेक्स्ट इज हेजमनी ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी इनकी हेजमनी थी, जी क्या कर रही थी, जी वे पुअर कंट्रीज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही थी। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी वो किसके थे, वो थे डेवलप्ड कंट्रीज के। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड देयर अननेसेसरी एंड अनरीजनेबल कंट्रोल ओवर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू MNCs। तो इस तरह डेवलप्ड कंट्री कैसे कंट्रोल कर रही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी है, तो जो भी MNCs होती थी जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है इसको प्रोड्यूस करती थी, एंड डेवलपिंग कंट्रीज है इनके लेबर लॉस है इनमें चेंज लाती थी, इनकी जो पॉलिसीज है इनमें चेंज लाती थी। तो इस तरह डेवलप्ड कंट्री ने अननेसेसरी और अनरीजनेबल कंट्रोल है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बनाया हुआ था। इस तरह जो MNCs थी इन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी और जो गुड्स थे इनके ऊपर पेटेंट लिया हुआ था। इस तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो नई टेक्निक डेवलप नहीं कर पा रही थी। इस तरह जो अप्रोक्सीमेट 700 बिग MNCs थी पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है उसका 50% कंट्रोल कर रही थी, और जो लार्ज 700 बिग MNCs है इसके ऊपर कंट्रोल किसका था, डेवलप्ड कंट्रीज का। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज की MNCs थी, इस तरह इनकी हेजमनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को और भी ज्यादा अंडर डेवलप कर रही थी। नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन विद द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो आज के टाइम में यानी 1970s के टाइम में उस टाइम प्रेजेंट इकोनॉमिक ऑर्डर चल रहा था उसकी वर्किंग से भी जे डिससैटिस्फाइड थे, इसीलिए वो चाहते थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज आना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड था एंड टैरिफ सिस्टम था जो किसके फेवर में था, रिच डेवलप्ड नेशंस के फेवर में था। तो ट्रेड भी इनका टैरिफ सिस्टम, टैरिफ में क्या होता है, कस्टम ड्यूटी। जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट से इंपोर्ट करते हैं उस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है टैरिफ सिस्टम कहा जाता है। तो जो टैरिफ सिस्टम था वो कैसे था, जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था उन पर कस्टम ड्यूटी कम होती थी,
और जो गुड्स हैं रिच कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी से एक्सपोर्ट होता था, उन पर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी होती थी। मीनिंग वो एडवांटेज ले रहे थे, जो प्रोडक्ट परचेज करते थे, इंपोर्ट करते थे, उन पर बहुत ज्यादा कम कस्टम ड्यूटी है वो पे करते थे, जो वो सेल करते थे उस पर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी इंपोज करते थे। इस तरह ट्रेड भी, टैरिफ सिस्टम भी डेवलप्ड कंट्रीज को ही फेवर करता था और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वर फोर्स्ड टू सेल देयर रॉ मटेरियल एट वेरी कॉम्पिटिटिव लोअर प्राइस, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी। जो नई नई कंट्री थी वो क्या सेल कर रही थी, ओनली रॉ मटेरियल, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था और प्राइस भी बहुत ज्यादा लो सेट थे। इस तरह इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। और इसके अलावा अगर IMF है इससे लोन लेना होता था, वो लोन क्या होता था, कंडीशनल लोन मिलता था। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, 1991 में इंडिया ने जब IMF से पैकेज लिया था, उस टाइम हमको भी कंडीशनल लोन मिला था, जिसमें हमको क्या करना था, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना था। नेक्स्ट इज इन एडुकेसी ऑफ गैट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम गैट था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन ये भी पूरी तरह से कैपेबल नहीं थे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी एक्सप्लॉयटेशन से इनको बचा सके। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर फोर्स्ड to change the labor laws, copyright rules and of agriculture subsidies। इन सब के लिए क्या थे, वो फोर्स हो चुके थे। गैंट है, WTO है, जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, स्ट्रेंथन देयर न्यू कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इस तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी एक्सप्लॉयटेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी एंड इनएफिशिएंसी। जो इक्वालिटी और एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी को, जस्टिस को मेजर करती है, लेकिन इसमें क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, इनएफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है, जिसका डिसएडवांटेज किसको हो रहा था, ओनली एंड ओनली डेवलपिंग नेशन को। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर put the question mark on the justiciability इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है क्या वो जस्टिसेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि जो इनकम इनक्वालिटीज थी, रिसोर्सेज इनक्वालिटी थी, बहुत ज्यादा वाइड हो रही थी। एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी अब तक वो इनएफिशिएंट थी टू यूज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। उनके पास रिच बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन इनको यूटिलाइज कौन कर रहा था, डेवलप्ड कंट्रीज थी। इस तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इनइक्वालिटी का, इनएफिशिएंसी का सामना करना पड़ रहा था। एंड लास्ट वन इज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड एडवांटेज टू डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी इन्होंने डिवाइड की पॉलिसी अडॉप्ट की। डिवाइड की कैसे, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं इनको 3 पार्ट में आर्बिट्रेरी मन से ही चेंज कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया 3 टाइप से। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट तक वेरी करती थी। इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई। फर्स्ट में थी ऑर्डिनरी स्टेट्स, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिजिड कंडीशंस लगाई गई थी अगर उन्होंने डेवलप्ड कंट्री के साथ ट्रेड करना था। उसके बाद सेकंड आती है फेवर्ड स्टेट्स, जिसमें म्यूचुअल ट्रेड रिलेशंस हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज एंजॉय कर रही थी। एंड थर्ड थी मोस्ट फेवर्ड स्टेट्स, जिसके लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज कहती थी, डेवलप्ड कंट्री क्या कहती थी, यस। तो इस तरह जो मोस्ट फेवर्ड स्टेट्स में आती थी एंड गेट ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करी थी, जिससे लगता है मुझको ट्रेड करके बेनिफिट मिलेगा, उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे देती थी, कुछ को फेवर्ड स्टेटस का, और जिनके साथ वो ट्रेड नहीं करना चाहते, जिससे उनको एडवांटेज नहीं होगा, उनको ऑर्डिनरी स्टेटस का स्टेटस दिया जाता था। इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड को 3 अपनी मर्जी से डिफरेंट वे से, इकोनॉमिक वे से 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह जो कंट्रीज थी वो डिमांड कर रही थी जो कैटेगरी है इसको खत्म करना चाहिए। तो इस तरह जो न्यू है, न्यू की डिमांड इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसको चेंज करने के लिए की जाती है। तो आज हमने इस सेशन में हमने इसके कॉजेस किए, क्यों न्यू की डिमांड आती है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि न्यू के प्लेटफॉर्म पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो क्या क्या डिमांड कर रही थी।
हो सके आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।